हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम है अडा 24/7 प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल होगी और आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज ये स्पेशल इवेंट में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और इस पर्टिकुलर इवेंट में मेरे साथ हैं देवेंद्र सिंह सर, जो कि ऑलरेडी जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं इंडियन बैंक में, और अभी रिसेंटली जो है पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो करंटली पंजाब में जलंधर में पोस्टेड हैं। तो उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जर्नी किस तरीके से रही, किस तरीके से उन्होंने बैंक में सिलेक्शन लिया और किस तरीके से अभी फिलहाल करंटली वो बैंक में काम कर रहे हैं। तो बैंक के अंदर का एक्चुअली किस तरीके से एटमॉस्फेयर है, अंदर का एक्सपीरियंस बेसिकली बैंक के अंदर का क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सो देवेंद्र सर, वेलकम है आपका अडा 24/7 प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है सबका? पढ़ाई सही चल रही है ना? स्टडी चलती रहनी चाहिए, है ना? स्टडी को कंटिन्यू करते रहना चाहिए और रिजल्ट फिर आपके सामने आते ही हैं। तो मैं देवेंद्र सिंह अभी इंडियन बैंक नकोदर ब्रांच में पोस्टेड हूँ और 2022 में मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था आईपीएस क्लर्क। तो बैंक के अंदर सर अच्छा रहता है अपना, है ना? जो कल्चर होता है बैंक का, जैसा कि आपने नॉर्मल सभी देखते हैं बैंक में कैश जमा डिपॉजिट होता है और लोग लाइन लगती है, सब वैसा ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। बाहर से देखते हैं तो अपने को लगता है भी पता नहीं क्या है, नॉर्मल होता है बैंकिंग, है ना? लेकिन सर तो अभी हम लोगों के पास जो जर्नी रहती है, हाँ हम लोग जैसे जो एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, हाँ हम लोग हाँ टेबल के इस पार का है सिनेरियो, वो तो हम देखते हैं, बट टेबल के पास उस हाँ साइड का जो हाँ सिनेरियो रहता है हाँ वो आप बेटर हमें बता पाएंगे। तो कैसा रहता है उसके पीछे हाँ, एक्सपीरियंस? टेबल के उस पार भी बहुत अच्छा। अगर कुछ करने की सोच रहे हो, अगर कुछ बनने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर करके आपको टेबल के इस पार आना चाहिए और बहुत ही अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। आपको एक बैंकिंग जो कहते हैं ना, अभी बैंकिंग सीखो तो नई नई चीज़ें हैं, बहुत ही एडवांस आजकल डिजिटल बैंकिंग हो रहा है ना, तो काफ़ी लेवल सोच से परे हो रहा है, बियॉन्ड द वो कह रहे थे ना, तो काफ़ी लेवल क्या है, बहुत ऊपर हो गया है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है बैंकिंग सिस्टम में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम की क्या है कि एग्ज़ाम कंटिन्यू करते रहना चाहिए। स्टडी अगर आप कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा करते रहें। आपकी जहाँ आपको लग रहा है कि मेरी सब्जेक्ट में कमियाँ हैं, उस कमियों को निकालो, उनको फिल करो और अपने रिजल्ट पे फोकस करो भी रिजल्ट को कैसे एनहांस किया जाए, है ना? तो कंटिन्यू करें सर। तो मैं एक फ्रेंड्स आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। देवेंद्र सर जब बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो मैरिड थे, और मैरिज के बाद कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ज़्यादा रहती हैं। स्टिल दैट पर्टिकुलर फेज में भी इन्होंने बेहतरीन तरीके से फैमिली के सपोर्ट के साथ प्रिपरेशन किया और फाइनली सिलेक्शन इन्होंने लिया। तो सर से जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में जो है पढ़ाई की और प्रिपरेशन किया और फाइनली आपने फाइनल सिलेक्शन लेके दिखाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैरिड होने के बाद एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने किया है ना अभी, क्योंकि मैंने फोकस कर लिया था कि मुझे बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करना है और गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, है ना? तो शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं, है ना? तो स्टडी स्टार्ट की, सब्जेक्ट देखे क्या सिलेबस होता है, कैसे पेपर आता है, एग्ज़ाम कैसा रहता है। तो धीरे धीरे कंटिन्यू 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, है ना? तो चलता रहा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हुआ, आप कुछ नहीं सीख रहे। धीरे धीरे मैं कुछ लेवल मेरा इम्प्रूव हुआ, मैं सीख रहा था। तो धीरे धीरे मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ूंगा, ये 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दूंगा, 3 घंटे इसको दूंगा, 4 घंटे, है ना? तो जहाँ भी आपका जो मिसिंग पार्ट होता है उसको फिल करके और आप रिजल्ट को एनहांस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसा नहीं होता कि आपको सफलता एक दिन में ही मिल जाती है, तो सफलता धीरे धीरे मिलती है। तो आप लगे रहें, उस कंटिन्यू करते रहें, सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें। भी मेरा क्या है कि इंग्लिश कमज़ोर था, तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश की ज्वाइन की क्लासेस, है ना? तो यूट्यूब पे आजकल सभी टीचर्स अवेलेबल हैं, तो मैंने यूट्यूब से क्लासेस लगाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे गया कि नहीं, यूट्यूब से नहीं, एक होता है ना कि पैटर्न तरीके में आपको एब्सोल्युटली। मिल जाए और सब कुछ व्यवस्थित हो आपका, है ना, कि ये चीज़ करना है। तो धीरे धीरे मेरे को लगा कि मुझे कोई पेड लेना चाहिए, क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो उस टाइम उदिशा मैम की इंग्लिश का कोई बेसिक जी नॉलेज जी का जी। चल रहा था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। मैं कहा चलो इससे देखते हैं, सीखते हैं। पर हाँ, भी वो एक व्यवस्थित मैनर में था, तो मैंने सीखा, उससे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई। लेकिन अभी भी वो लेवल, एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा था। तो फिर मैंने देखा कि अभी नहीं है, तो फिर देखा मॉक टेस्ट आते हैं, उसके बाद अपने मॉक टेस्ट लगाए,
तो चलता रहा कि नहीं प्री में नहीं हो रहा, तो प्री में स्पीड चाहिए होती है, तो प्री में मैंने स्पीड मेंटेन की। फिर मेन में आए, मेन में आपको नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट Absolutely. क्लियर होने चाहिए, तो उसके बाद मेरे कंसेप्ट क्लियर किए, तो 2022 में आके मुझे आईपीएस क्लियर। लेकिन सर आप इससे पहले प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर रहे थे, आप वर्किंग थे, हाँ जी, हाँ जी तो सर। आप जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं बेसिकली वो आपको जरूर देख रहे होंगे, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको जॉब भी करनी है अपनी, और जॉब के बाद आने के साथ साथ जनरली फैमिली भी रहती है, तो फैमिली को भी जो है वहाँ पर टाइम देना, उनको भी मैनेज करना है, उनके साथ भी समय जो है अपना देना है। तो एक उस पर्टिकुलर फेज में जो लोग वर्किंग है, कई बार ऐसा थॉट में प्रोसेस आता है, दिमाग में आता है कि वर्किंग है यार, टाइम नहीं मिल पाएगा, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो यंग बच्चे वो प्रिपरेशन करें, जिनको फुल प्रिपरेशन करनी चलिए वो तो कर रहे हैं, बट वर्किंग लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो वर्किंग बहुत सारे लोग हैं, और एसबीआई क्लर्क की भी बेहतरीन जो है वैकेंसीज भी आई ऑलमोस्ट 14,000 प्लस, तो जो वर्किंग है उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए ना। तो टाइम टेबल क्या है, मेन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम बनाएंगे कि मैं 2 घंटे या 1 घंटा, है ना, तो मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो प्रिपेयर करें, आप 1 घंटा पढ़ें, है ना, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें। अगर देखो बुक्स को रीड करना पॉसिबल ही नहीं है आज के, Absolutely. जैसा कि एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है, तो आप बुक्स को रीड नहीं कर पाओगे। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से मैं ये नहीं कहता कि अड्डा 247 को ज्वाइन करो, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है ना, तो ज्वाइन करें आप, और कोशिश करें आगे बढ़ने की, क्योंकि बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहाँ आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको अप टू डेट रहने के लिए अपने जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वर्किंग में भी है तो आपको टाइम निकालें, अपने जो सर्कुलर आ रहे हैं वो रीड करें, है ना, तो बढ़ते रहें आगे, यही कहना चाहूँगा सर। और सर सुना है बैंक में आने के बाद भी पढ़ाई करनी पड़ती है, और आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली? बिल्कुल बिल्कुल सर, बैंक में आने के बाद पढ़ाई करनी पड़ती है। रोज सर्कुलर आते हैं बैंक के, तो आपको सर्कुलर पढ़ना पड़ता है, लेटेस्ट सर्कुलर कौन सा आया है, क्या अमेंडमेंट हो गए हैं, है ना, तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और नॉलेज को एनहेंस करने के लिए आपको जो बेसिक है वो JIB CIB एक बेसिक कोर्सेज हैं, जिसको आपको नॉलेज, आप कह रहे थे मुझे कि बैंकिंग में इस साइड क्या होता है, तो इस साइड वही है सर। अगर आप JIB CIB करते हैं तो आपको पता लगेगा कि बैंक के इस साइड क्या है, उसमें बैंक का जो नॉलेज है, बेसिक चीज़ें जो हैं बैंक में क्या चीज़ है ना, आपका इसको रेक्टिफाई करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है ना, व्हाट वी डू और व्हाट वी नॉट डू, है ना, तो ये दोनों चीज़ें ही देखनी पड़ती हैं आपको। तो इस साइड आने पे ही आपको JIB CIB जरूर करना पड़ेगा। तो clear मतलब करके- पढ़ाई रुकने हाँ, वाली नहीं है, पढ़ाई रुकने वाली नहीं है। एग्जाम में सर्कुलर आएगा, और जैसे भी आपके जो बैंक के सर्कुलर आते हैं, तो बैंक के सर्कुलर पढ़ने पड़ेंगे, RBI के जो सर्कुलर आ रहे हैं उनको आपको देखना होगा। तो अमेंडमेंट तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि मार्केट में क्या चल रहा है ना। Absolutely. तो बैंकिंग क्या है, मार्केट का एक पार्ट है, इकोनॉमी को, जैसे कि आपने, तो मार्केट में क्या चल रहा है इसके लिए सर्कुलर, आपका न्यूज़पेपर, तो इन चीज़ों से जुड़े रहना है, करंट से जुड़े रहना है। तो जनरली क्या लोग क्या करते हैं कि नहीं यार इतना नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं होगा, तो लोग नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको जुड़े रहना चाहिए करंट से, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, है ना। तो जो स्टूडेंट्स हैं, मेनली सर मुझे कह रहे थे कि RRB जो स्टूडेंट्स हैं, अभी RRB का रिजल्ट आया है, Absolutely. और मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं, है ना। तो जैसे मैं क्या करता था, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ता, इंग्लिश की 1 घंटे की क्लास लगाता, फिर मैं उसके बाद मेरे को लगता कि मैथ का जो है ना, जो अपने बड़े 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जो मतलब अपने एरिया को- अपना फिक्स कर हाँ, लिया कि एरिया ये फिक्स कर टारगेट लिया, फिक्स कर लिया। टारगेट फिक्स कर लिए कि मुझे ये करना है ना, तो 1 घंटा मैंने वो किया। उसके बाद मुझे लग रहा है कि यार जीके का 1 घंटा रिवीजन करना है ना, मेन एग्जाम में जीके बहुत ही आपको हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने में, तो जीके को इम्प्रूव करना है। तो उसके बाद आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं लगातार, उसके बाद रेस्ट करें आप घंटा का ना, जो आपने ब्रेकफास्ट करना है। सुबह मेरा ये रूटीन रहता था जनरली। स्टूडेंट्स को भी यही सलाह दूंगा, जैसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं या भाई हैं जो भी, है ना, तो सबको मेरी यही सलाह है, आप अपना टाइम टेबल बनाएं। आपको ये फोकस करना होगा कहाँ आप छोड़ रहे हैं, आपके एग्जाम आ रहे हैं, जैसे मेरा क्या है, जैसे मैंने एग्जाम दिया, मेरा 1 नंबर से रह गया, तो मुझे पता है कि मेरी कमी कहाँ है ना, तो मुझे वो कमी को निकालना है, उस पर फोकस करना है, उसको इम्प्रूव करना है, और वो मेरा रिजल्ट मुझे दिखेगा। और जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था तो कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे मेरे, 5 या 6। नॉर्मली क्या रहते हैं, कट ऑफ से 25 प्लस आ रहा है या 30 आ रहा है, आपके कम आ रहे हैं। तो देखने पे ये होता है कि आपको मेन टाइम टेबल बना लेना है। मेरा इंग्लिश वीक था, तो इंग्लिश को मैं 4-5 घंटे देता था, तो मुझे लगता था यार इंग्लिश ही, और मेन एग्ज़ाम में जैसे मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, इंग्लिश क्या है नहीं होता सबका, तो
इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको पता है इंग्लिश के में पैसेज आएगा, ठीक है, उसमें से एग्ज़ाम क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो आप द हिंदू का एडिटोरियल आपको रीड करना है, तो आपको रीड करना है, आप उसमें ये मत देखें एडिटोरियल किसी का भी अच्छा लग रहा है आपको, अड्डा 247 से भी एडिटोरियल डेली रूटीन करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। किसी का मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं से भी, आपको जहाँ भी आपको सूटेबल लग रहा है, जहाँ से आपको कैचिंग पावर हो रही है, पढ़ रहे हैं आप, है ना, फिर उसके बाद वो कैब आपको लिख लेना है, वो कैब को आपको रोज़ रीड करना है, ठीक है, 2-3 दिन, और करते रहना है कंटिन्यू, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। कमियों को ना दूर करके ही सक्सेस मिलती है। सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जो आपको लगातार मोटिवेट करी थी, नहीं यार मेरे को करना ही है? क्योंकि जब तैयारी कर रहे होते तो कई बार डिमोरलाइजेशन होता है, सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री दिया नहीं हुआ, फिर मेंस में कई बार पहुंचे नहीं हुआ, तो आप उसके बारे में कुछ अभी मेरे साथ बिहाइंड द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ऐसा हुआ था जब मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, तो फर्स्ट टाइम ही मेरा आरआरबी पीओ मेन प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। आरआरबी पीओ प्री एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था, तो मैं बड़ा खुश था और मैं कहा यार बड़ा मोटिवेटेड था अभी। और हुआ क्या कि मैं एग्ज़ाम देने गया और अनफॉर्चुनेटली जो पीसी था वो मेरा ख़राब था, मेन एग्ज़ाम था और वो पीसी ख़राब था, तो मैंने बोला भी उनको, या फिर जैसा भी रहा वहाँ ना, जो भी सिस्टम था वहाँ का, तो वो क्या मेरा टाइम उसमें लैप्स हो गया। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम चलता है तो उसमें टाइम आपका चलता रहता है, तो मेरा टाइम लैप्स हो गया और अनफॉर्चुनेटली जो टाइम मैं देना चाहता था इस सब्जेक्ट को वो दे नहीं पाया और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद का जो डीमोरलाइजेशन की आपने बात की, तो इतना मैं टूट चुका था कि उसके 1 साल तक मेरा कोई एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हुआ। तो मेरे को बड़ा डीमोरलाइजेशन हुआ कि यार ऐसा हो गया। और मैं, क्योंकि आपको होप हो जाता है कि आप लगे हुए हैं, आपका प्री हो गया, आपका मेन भी हो जाएगा, एक अंदर से आपको ये फील हो जाता है कि आपका उसी हो जाए। तो उसके बाद मुझे 1 साल तक मेरा वो नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा हुआ, तो फिर धीरे धीरे आपने एक्टिव हुए, फिर से एग्ज़ाम क्लियर होने लगे और फिर आपको पता ही सक्सेस तो कहीं जाएगी नहीं, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता तो कदमों में है। एब्सोल्युटली। जैसे सर आपने जर्नी बताई, आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल रहेगी हमारे जो यंग एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं और स्पेशली जो वर्किंग है वो भी। लेकिन सर फाइनली एक कमेंट मैं आपका लेना चाहूँगा कि अभी जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारी आपने बातें बताई, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं जिनको करना ही करना है, जो फाइनली प्रिपरेशन फेज में है और उनको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ उनको चाहिए, मेहनत करें तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, कौन सी वो चीज़ उनको करनी है? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, टाइम टेबल। आप अपना टाइम टेबल बनाएं, किस टाइम आपको क्या करना है। दूसरा, फोकस करें कहाँ आपका लैक हो रहा है ना। आप इंग्लिश में यहाँ लैक कर रहे हैं, आपका मैथ में इस टॉपिक पे लैक है ना, तो उस चीज़ों को इम्प्रूव करना है आपको। टाइम टेबल बनाए, 1 घंटा मैं ये पढ़ूंगा, ये उसके बाद ये करूँगा। मेरा टाइम टेबल था, सुबह 4 बजे मैं उठ जाता था और रात को 10 बजे तक मैं पढ़ता था। तो मैंने मैं सुबह उठते ही 5 मिनट लगते थे मुझे कि मैं लिख लेता था कि मेरे को ये करना है। दिन का मेरा शेड्यूल तैयार हो गया, उसके बाद मैं सारा दिन टिक लगा लेता। और होता ये है कि जितना भी अपने शेड्यूल तैयार करते हैं उतना हम कर नहीं पाते हैं, तो जितना भी रह जाता था मैं उनको कवर करने की कोशिश करता था, अभी सैटरडे को, संडे को। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उनको मतलब सर बहुत लंबा टारगेट ना सेट करें, छोटे छोटे टारगेट करें। जैसे आपको टेबल है तो मैथ में आपको टेबल बहुत ज़रूरी है, आपको 40 तक टेबल आना चाहिए, 30-40 तक। नॉर्मली मेरे को 50 तक लर्न था, मैं किया था। अब वो बैंक में भी काम आ रहा है सर। बैंक में भी काम आता है। तो आप लगे रहे हैं ना, टाइम टेबल कर लिया आपने, आपके को फॉर्मूलाज हैं, आपके कोई शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो वो चीज़ें आप बड़े हैं ना। मैथ में मेरे को लगता नहीं था मेंस में मैथ में मैं इतना अच्छा कर जाऊंगा, तो हालांकि मैथ में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए मेंस के अंदर, तो बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं वो दिन याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे मैंने किया, क्या किया। वो आंखों में तो सर आपके दिख भी रहा है सर वो इमोशंस। माइंड भी सर आपका वैसे ही चलता है जैसा आप सोच रहे हैं ना, तो चेंज योर थॉट्स। तो आप अपने थॉट्स को चेंज करें, तभी जो है आपको पता लगेगा कि भी वर्ल्ड जो है वो चेंज हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो चेंज योर थॉट्स, देन यू चेंज योर वर्ल्ड। तो आप अपना वर्ल्ड चेंज कर सकते हैं अपने सोच को बदलकर। तो प्लानिंग भी उसी हिसाब से करें, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसको चूज़ करना है, किसको चूज़ नहीं करना है। मेंस एग्ज़ाम का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेंस एग्ज़ाम में मैथ में मेरे ज़्यादा नंबर क्यों आए, या एक्चुअल में क्या है कि मैथ में मैंने उन क्वेश्चन को पिक किया जो मुझे लग रहा था कि मैं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उनको मैंने किया और वो बन गए क्वेश्चन और क्लियर हुआ। रीजनिंग में
रीजनिंग बहुत टफ था। मेन एग्ज़ाम में आपको, अगर आप 10-12 नंबर ले रहे हैं मेन एग्ज़ाम में, है ना, तो आप गुड हैं। 18 नंबर ले रहे हैं तो बेस्ट हैं आप। तो इतने मार्क्स में इतने आप लगता है कि यार 10 नंबर 12 नंबर, लेकिन उन नंबर्स की वैल्यू होती है। और जनरली क्या है, कट ऑफ जो मार्क्स होते हैं वो 2-3 या 4 नंबर यही रहते हैं। तो आपको पिक करना है क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा। मैं देखता था पहले, सारा पेपर एक बार देख लिया, जो लग रहा है कि अभी हो जाएगा उसको अभी कर दिया, नेक्स्ट नहीं तो इसको टाइम लगेगा, आगे बढ़ गया। तो कंटिन्यू करना है आपको, सारे क्वेश्चन को देख लेना है, फिर ही आपको देखना है कि अब कौन से करने हैं। जिन क्वेश्चन को टाइम लग रहा है उनको पहले नहीं छेड़ना है, जहाँ कम समय लग रहा है उनको करें आप, और सफलता ज़रूर मिलेगी। पढ़ते रहें। कई बार क्या है, हम डीमोटिव हो जाते हैं। तो मैं बड़ा हो जाता था कि मुझे होता था कि यार नहीं हो रहा है। तो जैसा कि मैरिज लाइफ है, तो मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव थी, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया पढ़ने में। तो मैं क्या है कि डीमोटिव हो जाता, तो मुझे पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं रेस्ट करता था। रेस्ट कहाँ करता था, वहाँ पढ़ने वाला मेरा एक रूम मैंने सेट किया हुआ था कि मैं वहाँ रूम में पढ़ाई करता हूँ, तो वहीं रेस्ट करता था। जब मैं उस रूम में जाता तो मेरे अंदर अपने आप ही एनर्जी आ जाती थी। मुझे लगता था कि यार मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं उस चेयर पे बैठा रहता था। कई बार तो ऐसा हुआ है 4-4 5-5 घंटे मैं उस चेयर पे बैठा रहा हूँ, तो कुछ नहीं किया मैंने, मैं बैठा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी है। आप 15-20 दिन बाद भी अगर उस कंटिन्यू करेंगे ना उस एग्ज़ाम को, आप नहीं पढ़ रहे हैं, महीना भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपने साल पढ़ा है, 1.5 साल पढ़ा है, आपने 1 महीना नहीं पढ़ा है, तो कोई उसमें लॉस नहीं होगा आपका, है ना। केवल करंट अफेयर्स ही ऐसी चीज़ है जिससे आपको जुड़े रहना होता है। बाकी आप फोकस करें कंसेप्ट पे, क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है ना। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप जल्दी कर पाएंगे एग्ज़ाम्स को। इंग्लिश नहीं अच्छा है तो आप इम्प्रूव करें। और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको अच्छा करने में मदद करेंगे। अड्डा 247 बेस्ट है उनमें से। तो मैंने कई कोर्स परचेज़ किए। जैसा कि हम क्या करते हैं कि हम यार जैसा भी था, फाइनेंशियली पोजीशन नहीं सही होती, ये कोर्स परचेज़ कर लिया, इसकी ज़्यादा नीड है, इंग्लिश का परचेज़ कर लेते हैं, इंग्लिश की ज़्यादा नीड है, मैथ का बाद में कर लेंगे, है ना। तो ऐसा होता था, करते भी थे हम। तो मुझे जिस चीज़ की नीड लगती थी वो परचेज़ कर लेते थे। तो हुए एग्ज़ाम क्लियर हुए, है ना, कंटिन्यू बने रहे, सिलेक्शन हो गया। फिर JIB का आया, JIB CIB, तो JIB किया। तो सर लगे हुए हैं तो मतलब अड्डा 24/7 सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी हाँ, जुड़ा आपकी हुआ है जर्नी सर, में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये वो समझ सकते हैं जो स्टूडेंट्स जिनका क्लियर हुआ है, एब्सोल्युटली। और जो जिनका क्लियर नहीं हुआ वो भी ये चीज़ को समझते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स जब पढ़ता है ना, तो अगर कोई 2 साल से या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो स्टूडेंट समझ रहा है ना, चीज़ों को समझता है, उसको पता है क्या है कैसे है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही बेस्ट होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, कुछ कारणों से नहीं होता, Absolutely, मे sir. भी कई बार लक नहीं काम कर रहा है ना। तो कई बार उनका क्या है कि भी कुछ ना कुछ कमी मान लो आप, कि वो पेपर को सही ढंग से अटैम्प्ट नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, जहाँ वो फोकस करना चाहिए वहाँ नहीं फोकस कर रहे हैं। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे, कहीं ना कहीं उनके कोई कमियां थी, तो फोकस वहाँ नहीं होता था। तो सभी लगे हुए हैं और कईयों ने क्लियर किया भी, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं आज। तो चल रहा है सर, सब बढ़िया चल रहा है। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोगों को जो देवेंद्र सर की जर्नी है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और देखिए फ्रेंड्स, सभी एस्पिरेंट्स के जो है फेज़ में, लाइफ फेज़ में जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की होती है, बट थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस होते हैं। तो आप भी आइडेंटिफाई करिए, जैसा कि सर ने कहा, कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर कमी चल रही है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं। टाइम टेबल अपना बेसिकली शेड्यूल अच्छा सा बनाइए और उस पर स्टिक रहिए। और डेफिनेटली अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, पॉजिटिव अपने अंदर अप्रोच रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। तो डेफिनेटली सर, ये जो अभी एस्पिरेंट्स है फिलहाल, ये भी आने वाले समय में बैंकर्स आपको बनते हुए देखने को बिल्कुल मिलेंगे सर, बिल्कुल बढ़ेंगे। और देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच आपका अड्डा Thank you, sir, 24/7 thank you. प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सर। थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। थैंक यू।